देखो यहां से एम्स तक का सफर लंबा है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। उससे भी पहले वार्ड बॉय, बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है ना। और उसके बाद आगे छोटे मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल, फिर उसके बाद नेशनल लेवल के, फिर आते एम्स और फिर आता दिल्ली एम्स। 14 जिसको बोला जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये कार्बन का परिवार है। तू आजा, तू आजा, नारा तो रखा है, चलिए। हाँ बोल लिया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी और फ्लोरबियम एफएल। कहे सीता जी सुनो प्रतिभा फूले, कहे सीता जी सुनो प्रतिभा फूले, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर यदि अपन बात करें तो ये तो आपके रेडियो एक्टिव होता है, ये क्या आपके मेटल, मेटल ये भी है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, सिलिकॉन पर बात अटकती है। सिलिकॉन आपके किसको परेशानी आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी। बात आती है सिलिकॉन पे। मेटलॉइड भी लिखते हैं, नॉन मेटल भी है। पीरियोडिक टेबल में इसको लिखा गया है मेटलॉइड। जिसको नहीं पढ़ने की इच्छा है जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी व्यवस्था है, ठीक है। पढ़ने के वालों के लिए पढ़ने वैसी व्यवस्था है। देखो यहां से एम्स तक का सफर लंबा है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। उससे भी पहले वार्ड बॉय, बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है ना। और उसके बाद आगे छोटे मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल, फिर उसके बाद नेशनल लेवल के, फिर आते एम्स और फिर आता दिल्ली एम्स। और वापस उसके बाद जो बसते वापस फिर तलवंडी महावीर नगर। समझ में आ रही बात? वापस तलवंडी और फिर महावीर नगर। अब सोच लो उस वे में जाना है, समझ में आ रही बात? तो इधर चढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है, समझ में आ रही बात? उसके लिए सबसे पहले सिंसियरिटी आना जरूरी है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर से कल लक्षण लाओ। लक्षण बोलते हो, लक्षण, लक्षण अलग होता है, लक्षण अलग होता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, वैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करो, मतलब सिंसियरिटी आनी चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए। पढ़ने जा रहे हो तो अब ज्यादा टाइम है नहीं, और मेरे को तुम भाषण दिलवाते हो जो मेरे को आता नहीं, तो इसलिए मत दिलवाया करो, पढ़ते चलो बस। आगे देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी। यदि सिलिकॉन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटलॉइड भी है, एनसीईआरटी ग्रुप 14 में नॉन मेटल भी लिखती है, ठीक है। दोनों ही बात है। सवाल जाएगा ऑप्शन बेस। कैसा जाएगा? यदि सवाल पूछा गया नॉन मेटल का और कोई नॉन मेटल है नहीं, जैसे मैंने बोरॉन का सवाल कराया था स्टार्टिंग में, याद आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? तो मैंने लिखा था बोरॉन, दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन, तीसरा आपके कार्बन, चौथा फ्लोरीन।
तो आपने आंसर टिक किया था सिलिकॉन। फिर मैंने सवाल सेम पूछा था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बना दिया, क्या आंसर टिक करते? बोरॉन। सवाल वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। अब ऑप्शन पहला लिख दिया मैंने सिलिकॉन, दूसरा लिख दिया मैंने फ्लोरीन, तीसरा लिख दिया सोडियम, चौथा लिख दिया पोटेशियम। नॉन मेटल किसको बताओगे? किसको बताओगे? फ्लोरीन, क्योंकि सिलिकॉन फ्लोरीन दोनों ऑप्शन दिए ना। मैंने पूछा सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, अब मैंने दिया सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिकॉन। ऐसे सवाल आपके बनेगा। और सिलिकॉन को पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी ही लिखती है क्या? मेटलॉइड, और यहां पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखती है नॉन मेटल। बोला सर अब ऐसा आ जाए, सिलिकॉन इज पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड, चौथा ऑल ऑफ दीज नॉन मेटल। नॉन मेटल, क्योंकि फिर लाइन के बेसिस पर आंसर टिक करोगे। वो चाहता है कि इसको बच्चे को एनसीईआरटी की लाइन पता है या नहीं है, तो लाइन की फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ सिलिकॉन इज नॉन मेटल, ग्रुप 14 में। समझ आई बात? सवाल की रीजनिंग समझ गए, किस टाइप से सवाल बनेगा और किस टाइप से आपको आंसर करना है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? पक्की बात? चलिए, वैसे ही यहां पर भी, अब यहां पर बात करता हूं मैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। इनमें कार्बन में यदि अपन बात करें तो इनमें एक मेन प्रॉपर्टी होती है इस ग्रुप की, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड। अपने ही अनदर एटम से बॉन्ड बनाने का जो नेचर है, क्या बोलेंगे उसको? सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड। सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड, सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड। अपने ही अनदर एटम से बॉन्ड बनाने का जो नेचर है वो क्या है? सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड। ये कैटिनेशन टेंडेंसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन लिखा जाता है कि यदि मान लीजिए साइज बढ़ता है, EN घटता है, कैटिनेशन टेंडेंसी घटती है। क्या बोलता हूं मैं? कैटिनेशन, कैटिनेशन घटता है। और कैटिनेशन का यदि ऑर्डर पूछा जाए, कैटिनेशन का, तो कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और Sn का लगभग बराबर होता है, और Pb तो शो ही नहीं करता। डोंट शो कैटिनेशन, डोंट शो कैटिनेशन। और कैटिनेशन शो करने के लिए क्या होना चाहिए? अपने अनदर एटम से बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड स्ट्रांग भी तो होना चाहिए। वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग। कार्बन में सबसे ज्यादा क्यों होता है? कार्बन, कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत पॉलीमेरिक फॉर्म बना सकता है। सिलिकॉन का और कम है, सिलिकॉन में भी है, कम है। नीचे आते गए और कम होता गया। Pb में आकर के वीक बॉन्ड है। पहली बात तो ऊपर वालों में सब में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर क्या है? मेटालिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड वैसे ही स्ट्रांग होता है किससे? मेटालिक से। याद कर लो, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा, फिर कोवेलेंट, फिर मेटालिक, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर वैन डर वाल फोर्स। एग्री कर रहे हो क्या? पक्की बात? कोई कन्फ्यूजन? चलिए, तो यदि पूछा जाए सवाल, एक सवाल तैयार है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट शो कैटिनेशन? Pb। क्या बोलोगे? क्लियर बात? कौन कैटिनेशन शो नहीं करेगा? Pb। जनरली जर्मेनियम और Sn का लगभग बराबर होता है। एक का ज्यादा बताएंगे जर्मेनियम, किससे ज्यादा बताएंगे? जर्मेनियम। एनसीईआरटी वाला साइन बनाती है। यदि मैं आपके इस तरीके से बात करूं तो कैटिनेशन में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कैटिनेशन में जर्मेनियम और Sn में ऐसा बोल दूं यूं, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? लगभग बराबर ही है। ज्यादा बताएंगे तो जर्मेनियम का ज्यादा बताएंगे, किसको बताएंगे? साइज कम है, साइज कम है, तो बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। और अपने अनदर एटम से जब बॉन्ड बनाना, लिंक करना है, तो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो उसका तभी कैटिनेशन बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? कोई कन्फ्यूजन? ये बात आई कार्बन फैमिली के कुछ आपके जनरल प्रॉपर्टीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज वगैरह ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बढ़ती जाती है। Sn और Pb की साइज लगभग बराबर होती है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ है ना? और आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, Sn से ज्यादा Pb की हो जाएगी ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात क्लियर है? खींचो फटाफट।
अब ऐसे मत समझना सिलिकॉन बराबर मेटलॉइड बटे नॉन मेटल, मेटलॉइड बटे नॉन मेटल, करेक्टर ज्यादा आएंगे किसके? नहीं दिमाग बहुत लगा सकते हैं, सब इंडिया में दिमाग वालों कमी है ही नहीं। सर तू वापस पहुंच गया? सांस नहीं आ रही उधर। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? प्रॉपर्टीज। आई वगैरह ये सब पहले पढ़ चुके हैं, साइज वगैरह। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर आता हूं मैं। किस पर आता हूं? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए पहली बात रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डायरेक्ट हेडिंग लिख लेना, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी की बात करें तो मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिखा E प्लस O2, तो यहां पर आपके दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक बनता है मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर E बराबर कौन हो सकता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB। मोनोऑक्साइड में बात करें तो CO, SiO, GeO, SNO और PbO। और यदि यहां पर बात करें तो CO2, SiO2, GeO2, SNO2 और PbO2। बच्चों बात क्लियर? एसिडिक बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। सुनो सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। सारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होता है? और उनसे ऊपर वाले सारे क्या है? एसिडिक। अब तथाकथित बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर कुछ जर्मेनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। बोलना नहीं है, एसिडिक ही बोलना है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है CO2, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक एंड SNO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक। साफ साफ बोलती है। क्लियर बात? तो आपको जो बोला जाए वही आपका आंसर टिक करना है। ठीक है ना? कई लोग यहाँ पर क्या दिमाग क्या लगाते हैं? मेटलॉइड का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल का बेसिक होता है, तो मेटलॉइड का एम्फोटेरिक होगा। ऐसा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है? क्योंकि एम्फोटेरिक करेक्टर यहां से आने लगते हैं सोनो सोनो से, तो इससे ऊपर वाले सारे क्या होंगे? एसिडिक। क्या होंगे? एसिडिक। क्लियर बात? करिए नोट। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। दो टाइप के हैलाइड बनाता है, डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है और टेट्रा हैलाइड की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात क्लियर है क्या? यदि मैं यहां पर बात करूं तो दो टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, एक डाई हैलाइड और एक टेट्रा हैलाइड। एक तो क्या बनते हैं? डाई हैलाइड और एक बनते हैं टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड्स और डाई हैलाइड्स में यदि आप लोग बात करें तो CH2, SiX2, GeX2, SnX2 और PbX2। और यहां पर बात करें तो CX4, SiX4। ठीक है? अब इनमें क्या होता है? GeX4, SnX4 और PbX4। ठीक है? इस टाइप के टेट्रा हैलाइड बनते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो टेट्रा हैलाइड की स्टेबिलिटी कम और डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और लास्ट एलिमेंट में तो डाई हैलाइड ही ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? टेट्रा हैलाइड से।
ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। मोनोऑक्साइड में बेटा CO आपके न्यूट्रल होता है, उसके अलावा हल्के से एसिडिक कैरेक्टर आते हैं। SiO में डिस्टिंक्टली एसिडिक बोला जाता है। और ये आपके दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। CO कैसा है? न्यूट्रल। ये भी हल्का न्यूट्रल, लेकिन यदि आपके बोला जाएगा डिस्टिंक्टली एसिडिक बोलते हैं। और ये आपके क्या हो जाएंगे? सारे एम्फोटेरिक। ठीक है ना? तो ज्यादातर जब पूछा जाता है CO का पूछा जाएगा, N का पूछा जाएगा, और ये बाकी N का पूछा जाएगा। ठीक है ना? इनको हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल आपके ये मिलते नहीं है, इन जनरल ये मिलते नहीं है। ये आपके आसानी से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, आसानी से इनका सॉल्यूशन तैयार नहीं कर सकते। नहीं, SN का सुनो सुनो जनाबे आली, बेसब पंजाबी। सुनो सुनो, एक SN और एक SNO2। पंजाबी में भी दो थे, PB और PbO2। किसमें? बाकी के कौन और कौन है यहाँ इस ग्रुप में? बता दूं तो पहले, ठीक है ना? बाकी आगे बात करेंगे। बाकी में पहले वैसे मैंने पहले ही बता दिया, डाउन द ग्रुप आते EN के बेस पर करते, डाउन द ग्रुप आते EN बढ़ती है, सॉरी घटती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है ना? और उसमें मैंने आपको एक बताया था, सुनो सुनो जनाबे आली, वो सब क्या? एम्फोटेरिक है। अब एम्फोटेरिक से ऊपर आ रहा है तो एसिडिक, और नीचे आ रहा है तो बेसिक। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी में आप बनाते हो CH4, SiH4, GeH4, SnH4 और PbH4। और इन सब के लिए आपको बोला गया था, इसको बोलते हैं मिथेन, इसको बोलते हैं सिलेन, क्या बोलते हैं? जर्मेन। ठीक है ना? स्टेनेन और प्लम्बेन। और ये ग्रुप 14 के हाइड्राइड है। ये सारे के सारे हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। कैसे हाइड्राइड है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। हाइड्रोजन चैप्टर में बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ग्रुप 13 के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ग्रुप 14 के इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब वो खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन दूसरों को स्टेबल नहीं कर सकते। और ग्रुप 15, 16, 17 उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और लॉन पेयर के डोनेशन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके दूसरों को भी स्टेबल कर देते हैं। क्लियर बात? तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिच है। तो ये वाले कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। कैसे हाइड्राइड है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बोले CH4 और सबसे कम, एक सवाल भी दिया था ELB में, लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड PbH4। ठीक है? हाँ जी, कहाँ लगाया? SiX4 में आपके जनरली क्या होता है, आगे बात करूंगा। वैसे तो ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है यहाँ से, यहाँ के बाद में। CCl4 इजीली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। एक बार लाइन बोलनी है मेरे को, CCl4 नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होता। जैसे आपसे पूछा जाए, मैं एक पॉइंट बोलूंगा, CCl4 डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। पूछा जाएगा CCl4 हाइड्रोलाइज्ड होता है कि नहीं होता है, आप लोग मना कर देना नहीं होता है। नीट आंसर, नीट का आंसर ही है, हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है ना? यदि बात करेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन का जब आपके CCl4 का हाइड्रोलाइसिस कराते तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में फॉस्जीन गैस बनती है। क्या बनती है? फॉस्जीन गैस। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? ड्रास्टिक। और आपसे सवाल पूछेगा कोई ड्रास्टिक कंडीशन मतलब नहीं है, नॉर्मल में। तो आपसे, जैसे मैंने ऑप्शन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, पहला ऑप्शन दिया CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4। क्या बोलोगे? हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर बात? क्यों नहीं होता?
कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और क्लोरीन का स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है। क्लोरीन, एक क्लोरीन पर दूसरा कोई वाटर अटैक करने आता ना तो बाकी के तीनों क्लोरीन को छह बना घेर लेते उसको। बल्कि ग्रुप है, कैसा ग्रुप है? बल्कि। तो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो कैसे हाइड्रोलाइज होता है फिर? पहले वो क्या करते, एक इतने बल्कि होते चारों एक एटम पर, वो क्या करते एक को वैसे धक्का देते बाहर निकाल देते हैं, CCl3 माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? CCl3। अब जाके आपके वाटर अटैक करता है, फिर आपके फॉस्जीन गैस बनती है। मैं बता दूंगा मैकेनिज्म। दोनों पे किसी पे भी हो सकता है। NCl3 में तो मैंने क्लोरीन पर कराया था, 3 क्लोरीन थी, ठीक है ना, बात समझ आई? तो यहां ना कार्बन पे नहीं है और क्लोरीन पे है, लेकिन वो बाकी के 3 क्लोरीन के, अदर 3 क्लोरीन के रिपल्सन से, क्योंकि NCl3 में वहां पर क्या था, 3 क्लोरीन थी, रिपल्सन तो वहां पर भी था, इफेक्टिव रिपल्सन तो वहां पर भी था, लेकिन वो उतना नहीं था जितना एक कार्बन पर 4 क्लोरीन बैठी हुई है एक जगह। तो 3D आपके स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता। चारों एक साथ है तो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्लोरीन को धक्का लगा के निकालना पड़ेगा, क्लियर बात, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा। तो मैं एक लाइन बोलूंगा यहां पे, नोट हो गए? एक स्टार लगा देना। प्लम्बेन, PbH4H प्लम्बेन। हाँ भाई राणा कपूर, गुस्सा गया, दे गया गया, लिखेंगे एक स्टार चिपकाना। CCl4 do not hydrolyzed, CCl4 do not hydrolyzed under normal conditions, CCl4 do not hydrolyzed under नॉर्मल कंडीशंस। ब्रैकेट में लिखेंगे नीट आंसर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नीट आंसर। यदि नीट में सवाल आए तो तेरे को आंसर मना करना है, ठीक है ना? CCl4 डो नॉट हाइड्रोलाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, ब्रैकेट में नीट आंसर, पता रहेगा नीट में आंसर ये करना है, ठीक है? बट इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, बट इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड in drastic conditions, in drastic conditions, क्लियर बात? ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ड्रास्टिक कंडीशन में क्या है, क्राउडिंग कम कर दो फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्राउडिंग कम कर दो फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो नॉर्मली आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। नीट में आंसर आएगा तो आपसे मना करेगा। किस किस का मना किया मैंने? NF3 का, SF6 का स्टेरिक क्राउडिंग से, और CCl4 का। अरे बोलो, तीनों का हाइड्रोलाइसिस नहीं कराना, नहीं कराना, नहीं कराना, क्लियर? नॉर्मली बात करते हैं अपन से। नीट में क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता है, आराम से तसल्ली सवाल। अब एन ऐसा तो मैं मेरे से पूछेगा तो मैं तो हाइड्रोलाइसिस NF3 का भी करा दूंगा, मैं तो हाइड्रोलाइसिस NF3 का भी करा दूंगा, बट SN2 से नहीं होगा, SN1 से होगा, SN1 से होता है। फिर वो आगे की बात है, अपन के कोई लेवल की मतलब नहीं है। तो मैं तो NF3 आए, CCl4 आए, SF6 आए, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। NCERT में तीनों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख। तो आपको इन बातों पर विवरण करना है, 3 बातों पर विवरण करना है। किस पर? NF3, CCl4 और SF6, क्लियर बात? ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड से। कंपाउंड ऑफ कार्बन, हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो नीट आंसर से पहले वाली लाइन आपके काम की है, नीट का जो आंसर लिखा है ब्रैकेट में वहीं तक आपके काम की है। अब वो इसलिए है कि क्योंकि मार्केट में कोई आपसे पूछेगा कि CCl4 का हाइड्रोलाइसिस होता है नहीं होता है, समझ में आ रही बात? तो आपको बोलना पड़ेगा कि पहले तो बोल देना नहीं होता, तेरे काम का नहीं है। फिर बोलेगा नहीं बता, तो बोल देना होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, SN2 से नहीं होता है, चुपचाप भाग जा, ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं
कंपाउंड ऑफ कार्बन में पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है ना, CO। क्या क्या बोल सकते हो उसके बारे में, जो बोल सकते हो। मैं आपसे ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट पूछवा रहा हूं, ठीक है ना, आपको बोलना ही फॉल्स है या ट्रू है। क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ बोला नहीं, उससे पहले ट्रू कर रहा है। गजब है भाई। CO बताइए, यहां पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ट्रू या फॉल्स? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है? दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। अरे भाई +2 में है, आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाया गया है। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, कितने? 4 डोनेट करे, 4 तो बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ है ना। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, हाँ है ना। एग्री? पक्का? न्यूट्रल ऑक्साइड है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, कैसा है? फॉल्स या ट्रू? क्लियर? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीमोग्लोबिन, क्लियर? कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कार्बोक्सी। 300 टाइम्स ग्रेटर स्टेबल है, हाँ है ना। कोई दिक्कत? पक्की बात? अब मुझे बताइए, CO इज द हाफ कंबशन प्रोडक्ट, फॉल्स या ट्रू? क्लियर बात? कोई दिक्कत? यहां तक की बात क्लियर है? और पूछता हूं मैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय dehydration of formic acid, it is prepared by dehydration of formic acid, true? करा रखा है मैंने। HCWS कंसेंट्रेट एस्टर से भोर लेके CO+H2, हाँ है ना। सेम काम ऑक्जेलिक एसिड में बोलोगे क्या? सेम काम ऑक्जेलिक एसिड। ये बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? क्या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है? CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, क्लियर बात? तो ये यहां तक की बात है, क्लियर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ट्रू या फॉल्स? बोलिए, ट्रू। डन। चलिए, तो एक पॉइंट लिखते जाना इस पर, खटखट खटखट ऐसे खींचते जाना लाइन, ठीक है ना, ऐसे लाइन खींचते जाना, ठीक है ना। चलिए, CO पहली बात, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, बॉन्ड ऑर्डर 3, न्यूट्रल ऑक्साइड। अगला बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3, पॉइजनस। कैसा होता है? पॉइजनस, क्लियर? अगला अगला एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, act as oxidizing agent as well as reducing agent, act as oxidizing agent as well as reducing agent। अगला burn with blue color, burn with blue color flame, burn with blue color flame। अगला एनसीईआरटी की लाइन यहां पर लिखवा रहा हूं, वैसे आयोडीन में ऑक्साइड में एप्लीकेशन है। I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, यानी CO कितना रिएक्ट कर रहा है उसके एस्टिमेशन में क्या काम लेते हैं? I2O5। हेलोजन फैमिली में इसका बता दूंगा, इसके बारे में आगे क्यों करता है ऐसा, ठीक है। I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? अगला ऑन रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन, ऑन रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन, ऑन रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स
ऑन रिएक्शन with hemoglobin, carboxy hemoglobin complex formed, carboxy hemoglobin complex formed, which is more stable, which is more stable than, which is more stable than oxyhemoglobin complex, oxyhemoglobin complex, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कितना स्टेबल है? 300 टाइम्स। कितना है? ब्रैकेट में लिख देना 300 टाइम्स। ठीक है ना। अब क्यों है भाई स्टेबल? मेरी बात विश्वास कर लिया? क्यों है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन स्टेबल? क्या? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? आंसर देगी एमओटी। क्लियर? एमओटी भी दे सकती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी दे सकती है। एक पहले एक लाइन लिख दो, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। उसका भी आंसर एमओटी देगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है? ठीक है ना। इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अरे यार ये मत बोला करो यार, क्या करूं बता। जिनको दिक्कत है वो आगे आ जाया करो। अब ठीक, फिर क्या मेरे ऐसा लगता है मेरे आत्मा कचोड़ दी हो तुमने। अब ठीक है, अब ठीक है पक्का। अब मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं पंखा चला आगे आगे। देखो यहां पर यदि बात करूं तो ये आपके कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। कौन ज्यादा स्टेबल? ठीक है पक्का। चलो सुनिएगा, अब बीच में मत बोल जाना, कोई भी खेला ही कर दूंगा, बीच में मत बोल जाना। एसपी मिक्सिंग होगी कि नहीं होगी? बोले एसपी मिक्सिंग इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। बोलिए, आपको सिखाया गया था, याद करना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तीनों में गैप। बोरॉन में सबसे कम, कार्बन में और बड़ा, एस और पी का गैप। नाइट्रोजन में और बड़ा, ऑक्सीजन फ्लोरीन में इतना बढ़ गया, मिक्स ही नहीं हो पा रहा। क्लियर बात? कार्बन में हो सकता है, ऑक्सीजन में नहीं हो सकता। और किसी भी एक एटम में यदि गैप कम है तो आपको बोलना है कि एसपी मिक्सिंग है। एसपी मिक्सिंग है। एग्री कर रहे हो क्या? अरे बोलो, बताया गया था सारी चीजें। चलिए, सीओ जो होता है, जब हेट्रोडाई एटॉमिक की एमओटी बनती है तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो रहता है ऊपर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है नीचे। जबकि होमोएटॉमिक की बनती थी तो दोनों बराबर एनर्जी लेवल पर होते थे, नहीं होते? ये कार्बन का ऑर्बिटल, ये किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, बोलिए। अब ऑक्सीजन का नीचे क्यों लिखा, कार्बन के ऊपर क्यों लिखा? पहले इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। पहले स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी पर कौन आएगा? ऑक्सीजन। ज्यादा एनर्जी पर कौन जाएगा? कार्बन। एग्री करते हो? पक्की बात? कितने लोग क्लियर है बात? डन। चलिए, ये सिग्मा 1s। ठीक है, आगे देखिए। यहां तक अपन एस्टिमेशन ऑफ सीओ, क्या था? एस्टिमेशन ऑफ सीओ। बात क्लियर? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। बात क्लियर है क्या? और कितने टाइम ज्यादा स्टेबल होता है? 300 टाइम। क्लियर बात? बाकी की चीज आपको पता है। ठीक है, चलिए डन। अब मैं आगे बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ सीओ। प्रिपरेशन ऑफ सीओ, प्रिपरेशन ऑफ सीओ, प्रिपरेशन ऑफ सीओ, प्रिपरेशन ऑफ सीओ, प्रिपरेशन ऑफ सीओ। तो आज आपको यह भी पता लग गया कि भाई सीओ से क्यों आपका सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, और सीओ प्लस का 3.5 क्यों होता है। बात क्लियर? पक्की बात?
CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है, ये भी क्लियर। कार्बोक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन से, ये भी क्लियर। तो मैंने बोला था जिसका जवाब किसी के पास नहीं है उसका जवाब किसके पास है, MOD के। क्लियर बात, कोई दिक्कत। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ CO में पहला लिखेंगे, आप पहला लिखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, दोनों के डिहाइड्रेशन से CO बनाया आपने। कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते तो CO बनाया फॉर्मिक एसिड में, और आपके CO और CO2 दोनों बनाए किसमें, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर बात। अगला चलिए अगली बात मैं यहां पर करता हूं प्रिपरेशन ऑफ CO में। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, सेकंड बात में लिखता हूं यहां पर, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कोक की फॉर्म में, और H2O स्टीम ले लूं, क्या ले लूं, स्टीम। तो यहां पर हाई टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, बताइए CO प्लस H2 लिखूंगा क्या, बोलिए, वाटर गैस। क्या ये, वाटर गैस। क्या वाटर गैस सिन गैस एक ही है, कितने लोग बोलते हैं, वाटर गैस सिन गैस एक ही बात है। बोलिए, CO प्लस H2 को वाटर गैस बोलते हैं, CO प्लस H2 को सिन गैस भी बोलते हैं, बट रेशो अलग अलग है। बट रेशो, यदि यहां पर मैं बात करूं, इसी बात को मैं ऐसे लिखता, CH4 प्लस हाइड्रोकार्बन से लिखता, कैसे लिखता, CH4 प्लस H2O, और यहां पर वही हाई टेम्परेचर लिखता, और मैं लिखता CO प्लस 3H2 सिन गैस, क्योंकि ये यूज होती है सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल में। सिन गैस को सिन गैस क्यों बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल, सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल CH3OH 1:3 में आता है, तब सिन गैस है। CO और H2 1:1 में है, वाटर गैस है। कभी बोला जाए एनसीईआरटी यहां पर दोनों को एक ही ट्रीट करती है, वाटर गैस सिन गैस, वाटर गैस सिन गैस वही है, CO प्लस H2 ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, कहां पर, रेशो पर। किस पर जा रहा हूं, 12th की एनसीईआरटी में एल्कोहल फिनॉल ईथर में मिथनॉल के प्रिपरेशन में CO प्लस 3H2 काम लेता है। क्या काम लेता है, CO प्लस 3H2, ठीक है ना, CO प्लस 3H2 काम लेता है। तो CO प्लस H2 वाटर गैस है, सिन गैस भी है, लेकिन कभी सवाल पूछ लिया उसने तो CO प्लस 3H2 को सिन गैस कंसीडर करोगे, रेशो आएगा 1:3, ठीक है ना। और यही, क्योंकि इससे मिथनॉल थोड़ी बनेगा, मिथनॉल बनेगा इससे। क्लियर बात, CO प्लस 3H2 से मिथनॉल बनाओगे। अब बोला सर CO प्लस H2 था, मैं रेशो पर आ गया, किस पर आ गया मैं, रेशो पर। तो माइन्यूट डिफरेंस भी क्या है, 1:3 है तो सिन गैस, 1:1 है तो वाटर गैस। एक ही बात है, वाटर गैस सिन गैस एक ही है, लेकिन रेशो यदि पूछ ले तो आपको ऐसे बताना है, ठीक है। 4th नंबर में एक बात और मैं बोल देता हूं, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, और यहां एयर बोल दूं, ड्राई एयर बोल दूं, जब भी ड्राई एयर बोला जाए तो O2 प्लस N2 लिखना है, और मॉइस्ट एयर बोला जाए तो ऑक्साइड, वाटर और CO2। मॉइस्ट एयर में सबसे पहले रिएक्शन करता है कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से, फिर वाटर से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर या तो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से या फिर रिएक्शन करता है नाइट्रोजन से। दोनों ही आपके स्टेबल गैस है, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। और यहां पर बन जाएगा CO प्लस N2, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बचपन से,
कोई बात नहीं, तो अब पढ़ लिया, मान गया मैं। प्रिपरेशन ऑफ सीओ ग्रुप 14 में लिखा है एनसीईआरटी में। क्या हाइड्रोजन चैप्टर में भी है, दोनों जगह, यहां पर भी हाइड्रोजन चैप्टर में भी है, ठीक है। चलिए एक बात मैं यहां पर ले देता हूं, वैसे यहां पर नहीं है, अब मैंने सेकेंड रिएक्शन वहां तक बता दी, तो मैं एक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बता देता हूं। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बता देता हूं। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में CO प्लस H2O यदि हाई टेम्परेचर रखे तो ये आपके बना देगा CO2 प्लस H2, ठीक है ना, CO2 प्लस H2। CO शिफ्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, CO प्लस, यानी कि इसमें इसको यदि इस पूरे को आप वाटर और दे दे तो H2 तो रहेगा ही रहेगा, CO बदलेगी किसमें, CO2, किसमें बदलेगी, CO2 में। तो इसलिए मैंने वहां पर केवल क्या ही लिखा है, CO ही लिखा है। क्या लिखा है, CO। यदि यहां पर CO प्लस H2 लिख भी देते तो H2 तो वैसे वैसे जाते ही नहीं जाते, अरे बोलो, कोई कन्फ्यूजन। और ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, और ये भी तो दोनों की तरह बिहेव करता है, नहीं करता है, इसका भी तो रेडॉक्स नेचर होता है कि नहीं होता है, करिए नोट। मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है ऑक्साइड, वाटर और CO2, पहले वाटर, ऑक्साइड से फिर वाटर से फिर CO2। हाँ भाई, चलिए आगे। ये तो बात हुई प्रिपरेशन ऑफ, और भी बात करूं मैं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ता हूं मेटलर्जी में। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन बाई कार्बन, रिडक्शन बाई कार्बन। अगला नंबर जो भी है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में देखिए, स्मेल्टिंग का मतलब होता है भाई स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाई कार्बन, रिडक्शन बाई कार्बन। यदि मैं बात करूं यहां पर तो ZnO प्लस C, कार्बन ले रखा है, Zn प्लस CO, कार्बन हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन because this reaction is highly exothermic, this reaction is highly exothermic, क्लियर। अपन बात करेंगे, इसको बोलते हैं कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए यहां पर क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, क्या बन गया, CO। रिडक्शन यदि केवल कार्बन करता है तो उस प्रोसेस को स्पेशली मेटलर्जी में नाम दिया गया स्मेल्टिंग। क्या नाम दिया गया, स्मेल्टिंग। रिडक्शन बाई कार्बन क्या बोलेंगे, अब कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है हाई टेम्परेचर, या मैं बोल सकता हूं कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे CO देखो, अब CO न्यूट्रल ऑक्साइड है तो एसिड बेस तो करेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जरूर है,
तो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनिल जरूर बना लेता है। पूरा आपके क्या बनाता है? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करेंगे, इसकी पूरी बॉन्डिंग समझेंगे, जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या CO भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो लो टेम्परेचर जोन पे CO रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन होता है? CO। और हाई टेम्परेचर जोन पे कार्बन। कौन होता है? कार्बन। बात क्लियर? क्योंकि CO तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। क्या लिख दूं यहां पर? Fe2O3 लिखा होता, Fe2O3 ऑक्साइड है, हाँ है ना। हेमेटाइट नाम है। क्या नाम है इसका? हेमेटाइट। आयरन का आपके ओर है जिसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। CO रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? Fe+CO2। क्या लिखूंगा मैं? Fe+CO2। कोई कन्फ्यूजन? यदि मान लीजिए यहां पर इसको हाफ O2 ऑक्सीजन और कंबशन करा दे तो फुल कंबशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या बन जाएगा? CO2। क्लियर बात? कोई दिक्कत? नोट करिए। किसी को कोई भी परेशानी है? क्योंकि CO रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का रिडक्शन। और किसी से ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और किसी के पास ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसका ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन किसके पास जुड़ी? CO के पास। क्या बना दिया? CO2। क्लियर? चलिए, हटाऊं? बात नहीं, बात नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? ये बहुत मालूम है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बोलिए। बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर? क्या रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है? रेजोनेंस है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है बनने इसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी, हाँ है ना। एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। क्या ये एनहाइड्राइड है कार्बोनिक एसिड का? H2CO3 का एनहाइड्राइड, ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो लिखो फटाफट, खींचो लाइन। पहला बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2, रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट। अगला एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अगला एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देना H2CO3, H2CO3, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं? H2CO3। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? अगला यहां पर बात करें प्रिपरेशन, अगले हेडिंग लिखेंगे मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। क्या आपने मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया? मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनाया था।
तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि सारे मेटल कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पर मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगी? ये बात सही है गलत है? गलत है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज मेल्ट होते हैं। क्लियर बात? लिख देंगे आप लोग। ऑन अगला प्रिपरेशन लिख देना। ऑन हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स, ऑन हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है ना? ऑन हीटिंग मेटल कार्बोनेट CO2 विल बी ऑब्टेन्ड, CO2 विल बी ऑब्टेन्ड। वो सबको मालूम है, कौन सा नहीं लेना है वो मैंने पहले कर चुका हूं। ठीक है, अगला, क्या बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तब भी मिलेगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट को, किसी भी बाइकार्बोनेट हीट करते हैं तो कार्बोनेट CO2 H2 लिखेंगे। ऑन हीटिंग मेटल बाइकार्बोनेट्स, ऑन हीटिंग मेटल बाइकार्बोनेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला, क्या ऑक्जेलिक एसिड के डिहाइड्रेशन पर बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड के डिहाइड्रेशन बनेगा, यस, लिखेंगे लिखेंगे आप लोग। ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनेगा, लिख देंगे आप लोग। ऑन रिएक्शन विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, कोई कन्फ्यूजन? पक्का? चलिए, ये आपके प्रिपरेशन से सारी, ठीक है। और भी लाइन लगा के खूब बनते हैं जो आते जाएंगे और बहुत सारी जगह। चलिए यहां पर आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, CO2 वाटर के साथ, CO2 K2O के साथ, CO2 BeO के साथ, CO2 ठीक है NaOH के साथ आपको करके लाना है, कर लेना खुद ही, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन करानी, कुछ नहीं कराना, और ठीक है ना। तो ये हो गए कार्बन के कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने एक बार एनसीईआरटी रिकॉल करने के हिसाब से बताया आपको, बाकी तो आप पहले से बहुत सारी बातें हो चुकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कार्बाइड्स। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स कार्बाइड्स क्या बोलेंगे? कार्बाइड्स। और कार्बाइड्स होते हैं तीन तरीके के। एक होता है आयनिक कार्बाइड्स, एक होता है कोवलेंट कार्बाइड्स, एक होता है मेटेलिक कार्बाइड्स या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कार्बाइड्स। क्लियर? चलिए कुछ देखा जाए। पहला लिखेंगे आयोनिक कार्बाइड्स। आयोनिक कार्बाइड्स, आयोनिक कार्बाइड्स एस ब्लॉक के मेटल और एल्यूमिनियम इस टाइप का कार्बाइड बनाते हैं। जिस कार्बाइड्स में आप लोगों ने भर भर के पढ़ा है मेथेनाइट्स, बोल तो लो, हाँ ना तो कर लो, जो हाइड्रोलाइसिस पर मेथेन देते हैं। एक पढ़ाया गया था एसिटिलाइट्स, एसिटिलीन देता है। एक पढ़ाया गया था एलिलाइट्स, एलीन देता है। याद आ रहा है क्या? बोलिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कार्बाइड्स में, आयनिक कार्बाइड्स में एक बात बोल सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम form such type of carbides, form such type of carbides,
और इन सब के बारे में अपन बता चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस बता चुके हैं, क्या क्या यूनिट हो चुकी होती है वो सब बता चुके हैं। मेथेनाइट्स में कौन सी यूनिट होती है? C-4, C-4 यूनिट। इसमें कौन सी यूनिट? C2-2 यूनिट। और इसमें C3-4 यूनिट। याद आ रहा है क्या? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इस टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं, और एल्यूमिनियम भी। एस ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम इस टाइप के कार्बाइड बनाता है। कोवलेंट कार्बाइड्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन बनाएंगे? पी ब्लॉक के। कोवलेंट कार्बन नॉन मेटल, पी ब्लॉक में जनरली क्या आएगा? नॉन मेटल। तो वो कार्बाइड्स कैसे बनाएंगे आपके? तो लिखेंगे आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ आराम से चल रहा हूं, आराम तो क्या ही करना है, जीवन में थकना मना है, थकना मना है। फूट जा, पक गया तो फूट जा, पेके। मस्त रहो, पढ़ते रहो, सफर लंबा है। ऐसा भी नहीं है कि नीट में सेलेक्ट होने के बाद पढ़ाई बंद हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा तो कोई सोचना ही मत कि नीट में सिलेक्शन हो गया उसके बाद तो बस एक खरीदूंगा बुलेट, ठीक है ना? ऐसा तो सोचना ही मत। चलिए खरीद तो सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट कोवलेंट कार्बाइड्स लिखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सच टाइप ऑफ कार्बाइड्स। 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 एग्जाम्पल लिख सकते हो, B4C, SiC। याद आ रहा है तो इसको अपन ने बोला था नॉर्वाइड, इसको बोला था सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। आइए मालव जी, आइए आइए। पीके सर की कितने बजे? 8 बजे बोल दो पक्का। पीके सर की एक्स्ट्रा क्लास है कल सुबह 8 से 9:45। रूम नंबर पड़ोस वाला 502, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, 8 से 9:45। देखिए, देखो मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। क्लासेस तो लगेंगी, क्लासेस तो लगेंगी। ऐसा क्लास तो इसलिए क्या, तो गुनाह तो नहीं कर रहे ना, पढ़ा रहे। फर्जी बात तो नहीं कर रहे ना, पढ़ा रहे। चलिए अब आगे देखो, ये तो इसमें वो मत करा करो। क्या कह रहे हो? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पी ब्लॉक सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोरेंडम। एक बात बोल रहा हूं, कार्बोरेंडम, ठीक है ना? बताया गया था आइसोस्ट्रक्चरल विद डायमंड। याद आ रहा है क्या? सिलिकॉन कार्बाइड इज आर्टिफिशियल जेम विच इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल जेम। जेम यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास, used in cutting of glass, used in cutting of glass।
एक मिनट, हाँ कार्बन से रिएक्शन करेगा तो ही कार्बाइड बोलेगा। चलिए ये पी ब्लॉक के हो गए आपके कार्बाइड्स। अभी तो मेरा जो ऑथेंटिक टाइम है ना वही पूरा नहीं हुआ है, उसमें ही 2 मिनट बाकी है। और इधर जो बताया गया उसका कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, 2 मिनट में बताया होगा वो। कम नहीं हो तुम, मतलब मैं कोई कभी कभार 10-5 मिनट उभर लेता हूँ, कभी कभार। देखो, और थर्ड आता है मेटेलिक कार्बाइड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कार्बाइड भी बोला जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कार्बाइड। अरे बात नहीं बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखिए क्या मतलब है, ये नोट हो गया। चलिए 8 बजे बाद स्पीड बढ़ती है तुम्हारा नोट करने की। देखो इधर, बाकी उससे पहले तो बिल्कुल देखिए, ये सॉलिड स्टेट के डब्बे देखिए आगे, और यहां पर ये बन गए बॉइड्स। क्या बन गए? बॉइड्स। देखिए ये क्रिस्टल बना रहा है कौन? मेटल। कौन बना रहा है? मेटल। कौन बनाया रे? मेटल बनाया। ये क्रिस्टल कौन बनाया? मेटल। सुनिएगा, ट्रेन के जनरल डब्बे में कभी सफर किया है? पक्का? ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर किया कभी? या देखा तो होगा सामने से निकलता हुआ, ठीक है ना? देखा तो होगा। चलिए अब सुनिएगा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड का मतलब क्या होता है और उससे सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखिए यहां पर समझेंगे, ये जो छोटे छोटे बॉइड्स बने हुए हैं, इन बॉइड्स में कुछ एटम आके स्मॉलर साइज के फंस जाते हैं। ये फंस जाते हैं। ठीक है ठीक है, कोई देख, इधर देखो। अब देखो, इनको इसको बोलते हैं ट्रैप्ड एटम। देखो इधर, यहां पर यदि बात करें, चलिए, अरे भाई इधर देखिए, देखिए इसको, ये ट्रैप्ड एटम है। क्या ये? ट्रैप्ड एटम। क्या ये ट्रैप्ड एटम? ठीक है ना, ट्रैप्ड एटम है। और ये ट्रैप्ड एटम कौन कौन हो सकते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन। यदि इन इंटरस्टिशियल साइड्स में हाइड्रोजन आ जाए तो उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलोगे, यदि कार्बन आ जाए कार्बाइड बोलोगे, नाइट्रोजन आ जाए नाइट्राइड बोलोगे, और बोरॉन आ जाए बोराइड बोलोगे। क्लियर? पहली बात, ये जो मेटेलिक यहां पर ये जो बनाया गया है, जो आपके क्रिस्टल लैटिस बनाए गए, ये इनको आप लोग बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस। मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है इसको, मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस। देखेंगे यहां पर मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस में ये जो साइट है, जो जगह खाली बची हुई है, ये वाली, ये जो जगह थी है, इस जगह को आप लोग बोलते हो इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल साइट। बात नहीं करेंगे। जनरली डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल है, डी और एफ ब्लॉक के मेटल इस टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं।
डी और एफ ब्लॉक के मेटल ही इस टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं। सॉलिड स्टेट में यदि आप पढ़ते हो तो मेटल एक डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कुछ मेटल क्या करते हैं, कुछ मेटल अपनी जगह छोड़ जाते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा मेटल आ जाता है। क्लियर बात? जैसे Fe+2 चला गया, Fe+3 आ गया, Sr2+ आ जाए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट वगैरह। तो कुछ आपकी इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, तो कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स को कुछ स्मॉलर एटम ऑक्यूपाई कर ले, कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स को कुछ आपके स्मॉलर एटम आपके वहां पर आकर फंस जाए, तो इस टाइप की कार्बाइड्स को कार्बन आता है तो कार्बाइड बोलना है, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्राइड, हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड की बात करूंगा, और वही डी और एफ ब्लॉक के मेटल की बात करूंगा। अब सवाल आता है कि एक तरफ प्योर मेटल है, क्रिस्टल लैटिस है, एक तरफ प्योर मेटल है जिसमें कोई एटम ट्रैप नहीं है, और एक तरफ इस टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। कौन सा मेटल क्रिस्टल लैटिस केमिकली इनर्ट है? कौन सा वाला, प्योर या फ्री है? चलो अब मैं आता हूं ट्रेन के जनरल डब्बे पे। ट्रेन का जनरल डब्बा, ये 4 की सीट है, ये 1 की सीट है, ये 1 की सीट है, और ये 4 की सीट है, और यहां पर ये इंटरस्टिशियल साइड्स है, ठीक है ना। 4 की सीट पर ये 7 लोग बैठे हुए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक वाली पे 2 बैठे हुए यूं, समझ आ रही बात? और इंटरस्टिशियल साइड्स में पड़े हुए कुछ एटम, ठीक है ना। बोले अब मुझे बात बताइए, क्या यहां पर ये जो एक तो क्या 4 की सीट पर 4 बैठा हुआ है, स्टोइकोमेट्री मेंटेन है। 4 की सीट पर 4 बैठे हुए, 1 की सीट पर 1 बैठा हुआ है, स्टोइकोमेट्री मेंटेन। 4 की सीट पर 7 आ गए, 8 आ गए, 9 आ गए, समझ में आ रही बात? तो क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं है। दूसरी बात, इंटरस्टिशियल साइड्स में भी आके फंस गए एटम, यहां पर बैठे रहते हैं। क्लियर बात? जैसे भी मतलब जहां भी लटकना है। अब उसके बाद क्या होता है, केमिकल। अब देखो, अब वहां पर इधर से उधर मूवमेंट करना आसान, बोले केवल मूंगफली वालों को छोड़ के कोई मूवमेंट, बोले मूंगफली वालों छोड़ के कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। तब यहां पर आपके मूवमेंट नहीं होगा। जब मूवमेंट नहीं होगा तो आपके एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है या नहीं है? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी कम, केमिकली इनर्ट, इधर उधर कुछ नहीं हो रहा। क्या है केमिकली इनर्ट? क्या है केमिकली इनर्ट? केमिकली इनर्ट। बात क्लियर है क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर हैविंग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल क्रिस्टल लैटिस। हाँ है ना? ये बनाओ पहले तो। नहीं, सवाल सही पूछ रहा है, सवाल सही पूछ रहा है, हंसने वाली बात नहीं। छोटे छोटे ऐसे मैंने ऐसे छोटे बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना सब बाकी का स्पेस बच रहा है, समझ में आ रही बात? पूरा पैक हो जाएगा आगे। चलिए, वेलकम वेलकम, वार्म वेलकम। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए। हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे 5 मिनट में क्या ही हो रहा है, ऐसे रो रहे हो ऐसे। बेटा ऐसे ही कैरियर बनेगा, फिर ध्यान रखना ऐसे काम करोगे तो, ठीक है ना। ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे नाच मांगने वाले नहीं करते ऐसी गांव में। चलिए, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट नोट हो गया? करिए करिए, फटाफट नोट करिए, बात नहीं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म such type of carbides. D block and F block element form
such type of carbides. D block and F block element form such type of carbides. ठीक है, अगला एक पॉइंट लिख देना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, ठीक है ना। ये भी बोल सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर लेटिस से, तो लिखना हैविंग हाई एंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटेलिक क्रिस्टल लेटिस, प्योर मेटेलिक क्रिस्टल लेटिस, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटेलिक क्रिस्टल लेटिस, प्योर मेटल जिसमें कोई आपके बीच में एलिमेंट ट्रैप नहीं हुआ है। बात क्लियर। अब यदि आप चाहो तो 3 सवाल है जो करा देता हूं, ग्रुप 14 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोले तो सवाल लिखो फिर, 1 मिनट। बात नहीं अब बात नहीं करना, अब आप एग्री कर चुके हो, और एक बार कमिटमेंट करने के बाद पीछे नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं करना है। बात नहीं सवाल निकालने तो एनसीईआरटी के सवाल है, मेरे को 1 मिनट बात नहीं करना भाई। एक अरे रुक जा लाला, मैं बोलूंगा फिर कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल लिखना एक, विच ऑफ द फॉलोइंग is not crystalline form of, which of the following is not crystalline form of silica, crystalline form of silica। पहला ऑप्शन क्वार्ट्ज, एनसीईआरटी सवाल बनाया, ध्यान रखना, क्वार्ट्ज। अगला क्रिस्टोबेलाइट, CRIST का स्पेलिंग बोल रहा हूं सेकंड ऑप्शन की, CRISTO, B फॉर बॉम्बे, ALITE, क्रिस्टोवेलाइट। थर्ड ऑप्शन ट्राई TRIDY, ट्राइडेमाइट, TRIDYMITE, ठीक है ना। ठीक है, पहला क्वार्ट्ज हो गया, दूसरा क्रिस्टोवेलाइट, और थर्ड हो गया ट्राइडेमाइट, और फोर्थ ऑप्शन लिखना किसलीगुर। गजब कर रहे हो, ठीक है ना, किसलीगुर। रुक जा, सवाल आ गया ना, सब किसने कट जाएंगे, फर्जी बात कर रहा है। आगे देखिए, अब ये क्या होता, बाकी के तीनों कैसी है, क्रिस्टलाइन। कैसी फॉर्म है बेटा, क्रिस्टलाइन। अब ये एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बना है, बाकी तो यहां पर आपके, और ये कैसा है, अमोर्फस फॉर्म। कैसा बेटा, अमोर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, आंसर आएगा फोर्थ, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा जब, और ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से सवाल उठाया, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन, पक्की बात। चलिए आगे, पी ब्लॉक के मॉड्यूल है किसी के पास, ये एक लाइन, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, फिर आप सॉल्व कर लेना सवाल। पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट लिखिए, एक स्टार पॉइंट लिखना। लिक्विफाइड CO2 गैस, लिक्विफाइड CO2 गैस used in dry cleaning with suitable reagent। ड्राई क्लीनिंग जो होती है उसमें किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ क्या यूज करते हैं, लिक्विफाइड CO2 गैस। क्लियर बात। एक होता है पीजियोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, क्वार्ट्ज। पीजियोइलेक्ट्रिक होता क्या है, एक होता है पायरोइलेक्ट्रिक, एक होता है पीजियोइलेक्ट्रिक।
फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में भी आता है, सबसे लास्ट पेज पे। कोई बताएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आता है। मैं बोल देता हूं, पीजियोइलेक्ट्रिक का मतलब है कि सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस पर यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो पीजियोइलेक्ट्रिक है, और हीटिंग पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो पायरोइलेक्ट्रिक है। क्या बोलेंगे? पायरोइलेक्ट्रिक। तो ये यूज होता है आपके क्वार्ट। लिखना आप लोग, एक लाइन लिखना, क्वार्ट्ज इज piezoelectric, piezoelectric substance, piezoelectric substance, piezoelectric substance which can produce electric current on mechanical stress, which can produce electric current on मैकेनिकल स्ट्रेस, ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है ना? अब दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पे तो नहीं है, लेकिन सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी है, इससे रिलेटेड है तो मैं यहीं पे बोल दे रहा हूं। ठीक है ना? वहां पे सॉलिड स्टेट फिजिकल पढ़ोगे, सब देखते रहना। एक स्टार लगा देना। पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस produce electric current on heating, on pyroelectric substance produce electric current on heating। ठीक है ना? और ये आपका ग्रुप 14 कंप्लीट। ठीक है, 3 पॉइंट और बच गए वैसे हालांकि, लेकिन वो कल कराएंगे। उनका टच क्या है ग्रुप 15 से भी है थोड़ा सा, तो बाकी की चीजें कल करेंगे। ग्रुप 14। अब एक बात मेरे को मॉड्यूल दे देना होमवर्क के लिए, भेज दूं? अरे लाला मांझा, पढ़ ले, अभी पढ़ने में दे ले ध्यान।